हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता हूँ। मैं एक 9 पॉइंटर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे में। आज हम अपने डिस्कस करेंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में फेस, प्योर सब्सटेंस और स्टेट की असाइनमेंट को। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इससे देखते हैं कि इसका रेलेवेंसी क्या है। सबसे ये जो हम कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन इसमें हम स्टडी करेंगे, वो सब चीज़ें जो भी हम आगे फर्दर एनालिसिस करेंगे, स्पेसिफिकली जो थोड़े और कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा, सो दैट ये बेसिक क्लियर होने चाहिए बिफोर वी मूव ऑन। सो शुरुआत करते हैं हमारे फेस से। फेस जो होता है वो मैटर, जो भी हमारा मैटर है, उसके दो प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई होती है तब उसे फेस डिफाइन करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो होमोजीनस होना चाहिए केमिकल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, और दूसरा फिजिकल स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। अब केमिकल कंपोजिशन के टर्म्स में होमोजीनस होने का क्या मतलब हुआ कि जो भी हम किसी भी पॉइंट, मान लो ये मेरा मैटर का एक बॉक्स है, मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे हमें पता है मैटर क्या है, जो ऑक्यूपाई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसका कुछ फाइनाइट मास है, तो हम उसको मैटर है हमारा। अब उस मैटर में क्या है कि हमारे हर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो हम इस पे हैं, अब मैं इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करता हूँ, तो मैं वहाँ पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करूंगा, यानी कि उसका क्या केमिस्ट्री स्ट्रक्चर है, किस केमिकल से बना हुआ है और उसका क्या कंपोजिशन होगा। उसी के साथ मैं अगर दूसरे पॉइंट पे जाऊँ तो मुझे वो सेम कंपोजिशन दिखना चाहिए। तो ओवरऑल हमारा होमोजिनिटी का यहाँ पे क्लियर है। दूसरी चीज हमारी जो है फिजिकल स्ट्रक्चर के टर्म्स में होमोजेनिटी, वो डिफाइन होती है कि वो हमारा मैटर जो है वो थ्रू आउट सॉलिड हो, या तो लिक्विड हो, या फिर वेपर या गैस ही फॉर्म हो। कहने का मतलब, हम अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएं तो उस पूरे वॉल्यूम के अंदर हमें हर जगह सेम ही मैटर का फॉर्म दिखना चाहिए, या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम उस पर्टिकुलर चीज को फेज बोल सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में हमारे पास क्या है, इसमें दो फेजेस हैं। दो फेजेस कैसे हैं, अगर हम पानी को बॉईल नहीं कर रहे होते और वो नॉर्मल पानी होता। नॉर्मल पानी क्या होता है, उसमें सिर्फ पानी है, अभी उसके ऊपर हम वेपर को कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे हैं जिसके अंदर वो पानी है, हम उसी को अपना वॉल्यूम लेके चलते हैं। अब उस पानी के अंदर क्या होगा, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो हर जगह ही हमें H2O के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ वो पानी प्योर है, उसमें कोई इंप्योरिटीज किसी भी फॉर्म की नहीं है, ना कि मिनरल्स भी नहीं है, सिर्फ प्योर वाटर है। तो उसके केस में क्या होगा, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा तो मुझे वहां पे क्या मिलेगा, सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। साथ ही साथ मैं एक पॉइंट से, सिंस मैं लिक्विड मान के चल रहा हूँ थ्रू आउट, और ये नॉर्मल कंडीशन में मतलब एटमोस्फेयर में रखा हुआ है, एक नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर मान लो कुछ 20 डिग्री पे, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो मुझे वहाँ पे हर जगह लिक्विड मिलेगा। सो ओवरऑल वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक मेरा नॉर्मल वाटर जो है, जो मैं ग्लास में रखूंगा एट एन एम्बिएंट टेम्परेचर इन नॉर्मल सर्कमस्टांस, वो मुझे एक सिंगल फेज देगा। अब मैं उसी टाइम पानी को अगर मैं बॉईल करता हूँ तो क्या होगा, एक टेम्परेचर, यानी कि हमारे जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, उसके एम्बिएंट टेम्परेचर और प्रेशर है, उससे करस्पॉन्डिंग कुछ 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी बॉईल हो जाएगा। वो जब बॉईल होगा तो क्या होगा, उसमें कुछ बबल्स बनेंगे, और उन बबल्स के फ्लोट होने के बाद उन बबल्स के अंदर क्या होता है, हवा ही होती है। सो हमारे पास एक्चुअली में क्या होगा कि जो भी हमारे पास पानी का ग्लास में, या जो भी कंटेनर के अंदर जो भी पानी था, तो उसके अंदर कुछ जगहों पे बबल की पॉकेट्स हैं, जैसे जो हम फोटो में देख सकते हैं। इस पूरे पूरे कंटेनर के अंदर कुछ जगहों पे बबल्स है, जैसे ये एक बबल है, यहाँ पे कई सारे मल्टीपल बबल्स हैं, तो उनके अंदर हवा है। उस बबल की पॉकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा, हर जगह हवा मिलेगी। उस बबल के पॉकेट के बाहर निकलने में हमें क्या, हर जगह पानी मिलेगा। तो हम ओवरऑल क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों को अलग अलग कंसिडर करें तो वो जो बबल के पॉकेट से हम उसके अंदर जो है उसे हम एक फेज डिफाइन कर सकते हैं, जो कि गैस को करस्पॉन्ड कर रहा है, और जो हमारा पानी होगा उसको दूसरा फेज करस्पॉन्ड कर रहा है, जिसे हम लिक्विड बोल सकते हैं। सिमिलरली आइस ड्रिंक है। इस आइस ड्रिंक के अंदर क्या है, इस कंटेनर के अंदर सिर्फ आइस है, और आइस के अंदर हमने लिक्विड भर रखा है, कुछ कलर्ड फ्लेवर्ड सब्सटेंस है। तो इस कंटेनर के अंदर, और इसी कंटेनर को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो है आइस के पीसेस पड़े हैं। तो अगर मैं सिर्फ उस स्पेसिफिक आइस को कंसिडर करूँ तो वो एक फेज है, क्योंकि उसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स, उनकी कंपोजिशन क्या होगी, H2O। और उसके अंदर जो भी मैं मूव करूंगा तो मुझे हर जगह आइस सॉलिड फॉर्म में मिल रही है, इसीलिए मैं उसे एक फॉर्म, एक स्टेट फेज डिफाइन कर रहा हूँ एज अ सॉलिड स्टेट, फेज। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो बाकी बचा लिक्विड बचा है, जिसके अंदर हमने एडिटिव कलर या फ्लेवर मिला रखा है, तो क्या होगा, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होमोजीनस है। तो हमारे जो भी हम मूव करेंगे तो हमें, और ये मान के चले, हमने प्रॉपरली मिक्स किया था, सो दैट हर पॉइंट पे उसकी कंसिस्टेंसी सेम है। अब जो भी एडिटिव ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, जो भी कलर सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, जो फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं, उसकी कंसिस्टेंसी थ्रू आउट सेम है। सो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि वो हमें थ्रू आउट लिक्विड जैसा फील होगा, और हमें कहीं पे सॉलिड के पीसेस नहीं मिल रहे हैं, तो हम ओवरऑल उसे भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज अनदर फेज, जो कि लिक्विड फेज है। सो हमने यहाँ दो एग्जांपल देखे जो टू फेज के एग्जांपल्स हैं, जिसमें इंडिविजुअल फेजेस हमने डिफाइन करने। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास किस किस टाइप के फेजेस होते हैं। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंट दो तरह के फेजेस तीन अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ में। एक पहली प्रोसेस होती है वेपराइजेशन की प्रोसेस। वेपराइजेशन की प्रोसेस बहुत कॉमन है, जैसे हमने बॉइलिंग देखा था, वो वेपराइजेशन का एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो भी लिक्विड होता है वो लिक्विड फॉर्म से, फेज से हमारा चल के एक वेपर फेज में जाता है।
सो उस ट्रांजिशन को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। दूसरा केस होता है हमारा मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, हमारे पास सॉलिड के पीसेस हैं, सॉलिड के पीसेस लाइक आइस का मेल्ट होना, ये कॉमन एग्जांपल मेल्टिंग का। तो उसमें क्या होगा, हमारे सॉलिड के पीसेस हैं, उनका फेस ट्रांसफर हो रहा है, सॉलिड से जा रहा है वो लिक्विड फॉर्म में, तो उसे हम मेल्टिंग बोल रहे हैं। तीसरा केस होता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल ले लो, नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स जो हम कपड़ों में यूज करते हैं सो दैट उसमें कीड़े ना लगे। सो उन, या फिर कैम्फर जो होते हैं, कैम्फर जैसे कपूर टर्म यूज होता है, तो वो क्या होता है जिसमें मोस्टली इन्फ्लेमेबल होता है, तो उसे कहते हैं आग लगाने के लिए यूज किया जाता है। सो ओवरऑल ये जो जिस टाइप के मटेरियल होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट ये सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली किस में चले जाते हैं, गैसेस फॉर्म में, तो उन्हें हम सब्लिमेबल मटेरियल बोलते हैं। उनका फेस ट्रांसफर होता है सॉलिड से वेपर में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो अलग अलग स्पेसिफिक केस, उनके एग्जांपल। पहला केस क्या है, यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके सेम फेज है, मतलब दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग है, हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, उनका फेज सेम है, बट दोनों को मिलने के बाद भी जो फाइनल फेज बन रहा है वो एक कॉमन फेज है। कहने का मतलब एक कंपोनेंट है जिसका फेज 1 है, प्लस हम एक दूसरा कंपोनेंट ऐड करें जिसका फेज 2 है, दोनों ही इक्वल है, वो एक फेज 3 बना रहे हैं। पहले केस में क्या है, हमारे इन दोनों फेज 1 और फेज 2 इक्वल है, और हमें फेज 3 जो मिल रहा है वो सिंगल फेज में मिल रहा है इस केस में, इसे मैं फेज, ठीक है। सेकंड केस, इसका वाला एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एयर होता है, एयर का एग्जांपल कैसे, एयर में हमारे पास क्या क्या मल्टीपल गैसेस होती है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। मैं नॉर्मल एयर लेके चल रहा हूँ जो हमारे एम्बिएंट में मौजूद होती है, जिसमें कोई भी कंपोनेंट एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा। प्लस ये भी मान के चलो क्लीन एयर है, तो उसके अंदर हमने बाकी सब चीजें जैसे डस्ट के पार्टिकल्स को निगलेक्ट कर दिया है, सिर्फ हम गैसेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो गैसेस के केस में जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ये दोनों एक संग एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों ही गैसेस फॉर्म में है, बट ये दोनों कंबाइन होकर एयर बना रहे हैं जो कि खुद एक गैस फॉर्म में है। तो हमारा फेज क्या होगा, दो डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। बाकी सब गैसेस को भी कंसिडर कर सकते हैं, अभी ये अबेंडेंस होने की वजह से हम सिर्फ इन दोनों को ही ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के हमें एक नई जो चीज मिल रही है उसका फेज भी सेम ही है, इस केस में सेम है, बट वो एक सिंगल फेज है ओवरऑल। अब एक दूसरा केस ले सकते हैं जहाँ पे हम दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं, उनके भी फेज अपने 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 अलग अलग फेजेस हैं या सेम फेजेस हैं, बट हम उन्हें मिला रहे हैं तो हमें सेम फेजेस वापस से नहीं मिल रहे। मतलब पहले वाले केस में हमें एक फेज मिला था, इस वाले केस में हमें एक फेज नहीं मिल रहा। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं नॉन मिसिबल फ्लूइड्स। नॉन मिसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर इंटरमिक्सिंग नहीं होती। इसका एक कॉमन बहुत ही ईजी एग्जांपल हो गया हमारा ऑयल इन वाटर। कहने का मतलब, जो हम ऑयल को वाटर के अंदर मिलाते हैं तो हमारा वाटर नीचे होता है और हमारा ऑयल होता है उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। ये हमारा वाटर है और ये हमारा ऑयल। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंट फेजेस की लेयर बन गई। हम ऑयल और वाटर को दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल की लेयर बहुत ऊपर ही फ्लोट कर रही होती है, प्लस उसका कुछ कलर होता है जो स्पेसिफिकली येलो या फिर थोड़ा गोल्डन कलर, जो पानी के ट्रांसपेरेंट से बहुत डिफरेंट है, तो हम उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसीलिए वो दोनों सिंगल फेज नहीं। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। हमने अभी तक फेज देखे थे, अब हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस यूनिफॉर्म होते हैं और साथ साथ उनकी केमिकल कंपोजिशन वेरी नहीं करते, उनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। कहने का मतलब, अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया हुआ है, हम उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करें, तो हमें क्या होगा कि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो हमें थ्रू आउट यूनिफॉर्म दिखेगी और उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगी। एक कॉमन एग्जाम्पल वाटर। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है फेज और इसमें, फेज प्योर सब्सटेंस के भी मल्टीपल फेज में एग्जिस्ट हो सकता है। सो ओवरऑल कहने का मतलब, प्योर सब्सटेंस इज मोर लाइक ये चीज है जिसकी प्योरिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और वो मल्टीपल फेजेस में हो सकता है। सो यहाँ पे कॉमन डिस्टिंक्शन इन दोनों के बीच में, फेज वाज जस्ट टू किसी भी सब्सटेंस को क्लासिफाई करने के लिए कि वो किस टाइप का है, उसकी होमोजेनिटी के बेस पे। प्योर सब्सटेंस पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्योरिटी को डिफाइन करने के लिए होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब, हमारे पास प्योर सब्सटेंस के लिए क्या है, उसके मल्टीपल फेजेस एग्जिस्ट कर सकते हैं एक संग, ठीक है, फिर भी वो प्योर रहेगा क्योंकि उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम है। कहने का मतलब, अगर मैं पानी के अंदर बर्फ डाल दूं, सो फेजेस के टर्म से वो दो अलग अलग फेजेस है। लिक्विड का फेज अलग है, लिक्विड फॉर्म वाले वाटर का फेज अलग है, और सॉलिड फॉर्म आइस की फॉर्म में जो वाटर है उसका फेज अलग है। बट ओवरऑल मैं उसकी मूव कर रहा हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हम मतलब वह लिक्विड, मान लो ये लिक्विड है, उसके अंदर एक आइस क्यूब पड़ा है, तो मैं इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे मूव करूंगा तो मुझे दोनों जगह H2O मिलेगा। मैं मान के चलूँ दोनों के दोनों प्योर वाटर से बने, तो मुझे यहाँ पे भी कंपोजिशन H2O है, वहां पे भी कंपोजिशन H2O। सो ओवरऑल क्या हुआ कि मेरा ये प्योर सब्सटेंस है, इवन दो उसके फेजेस अलग अलग है। ये कॉमन डिस्टिंक्शन हुआ दोनों के बीच में। इसका एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एयर का, कि हम जब, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज हम ये तभी तक डिफाइन कर सकते हैं जब तक वो गैसेस फॉर्म में,
गैसियस फॉर्म के बाद अगर हम लिक्विफाई करना चालू करेंगे तो कुछ गैसेस जैसे नाइट्रोजन का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर काफी कम होता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो कुछ गैसेस पहले लिक्विफाई हो जाएंगी, वाटर वेपर अगर उसके अंदर हो तो बहुत पहले लिक्विफाई हो जाएगा इन कंपेरिजन टू बाकी गैसेस। सो ओवरऑल वो जो डिस्टिंक्शन है ना फेजेस का, वो कॉम्पोजिशन चेंज रहेगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड के अंदर जो हमारा मटेरियल होगा उसकी कंपोजिशन प्योर होगी बाहर के कंपेरिजन, जबकि गैस के अंदर क्या होता है, सब लोग प्रॉपर्ली मिक्स होते हैं और प्रॉपर्ली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर होता है। सो हम ओवरऑल ये मान के चल सकते हैं जब तक एयर गैसियस फॉर्म में है तब तक वो एज अ प्योर सब्सटेंस कंसिडर हो सकता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि हम इसे आगे भी यूज करेंगे मल्टीपल केसेस। अब बात करते हैं स्टेट असाइनमेंट की। स्टेट हमारा क्या है? स्टेट हमारी कंडीशन होती है जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करने के लिए करता है। सिस्टम की एक कंडीशन को डिफाइन हम स्टेट के थ्रू करते हैं। अब जो हमारी इंटेंसिव स्टेट होती है किसी क्लोज सिस्टम की इक्विलिब्रियम में, वो उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफाइन कर रही है एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात ऑब्जर्व होती है थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स कि हमारे जो स्टेट होता है ना, मल्टीपल हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होने के बावजूद हमारा एक स्टेट कुछ ही प्रॉपर्टी से प्रॉपर्ली डिफाइन हो सकता है और यूनिकली डिफाइन हो सकता है। कहने का मतलब हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मास है। हम इन सबको भी हटा के एक मास नहीं, हम सारी इंटेंसिव क्वांटिटीज ले रहे हैं, उनके स्पेसिफिक हीट ले लो, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक जिनकी प्रॉपर्टीज में टर्म के आगे होता है वो सब इंटेंसिव ही होती है। सो ओवरऑल कहने का मतलब हमारे पास मल्टीपल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होने के बावजूद हमें सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ ही सबसेट लेके अपना एक स्टेट यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। सो ओवरऑल क्या हुआ, बाकी सारी चीजों को हम कैसे निकालेंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो हम अगर हम कुछ स्पेसिफिक को निकालेंगे तो हम बाकी सबको भी यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं थ्रू दैट सम रिलेशंस। अब यहाँ पे एक चीज आती है स्टेट प्रिंसिपल। स्टेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम किसी भी स्टेट प्रिंसिपल डिफाइन करता है कि हम किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज चाहिए होती है। अब हमारा यहाँ पे ये स्टेट प्रिंसिपल बेसिकली उसी चीज को ही फॉर्मुलाइज वे में बोल रहा है। अब एक नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम की। सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें किसी भी एक्सटर्नल इफेक्ट का रोल नहीं होता। एक्सटर्नल इफेक्ट इन द सेंस इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, मोशन और सरफेस टेंशन। हम थर्मोडायनेमिक एनालिसिस में मोस्टली इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं। दैट्स वाई मतलब हम ग्रेविटेशन इफेक्ट को नहीं ले रहे हैं कि हमारे मान के चलते हैं कि हमारा फ्लूइड काफी कम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इसलिए उसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर ऐसी सिनेरियो तो हम उस पर्टिकुलर चीज सिस्टम को हमारा सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम बोल सकते हैं। ये सिस्टम बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं हमारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में। इनमें से कुछ एग्जांपल हमारा हो गया एयर, दूसरा केस हो गया हमारा वाटर। बाकी अगर हमारे पास कुछ नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं तो हम उनको भी साथ में लेके एज अ सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल कंप्रेसिबल। तो हमारा ओवरऑल सिंपल कंप्रेसिबल का क्लियर हुआ। दूसरा चीज की स्टेट प्रिंसिपल ने हमें बोल रखा है कि हम कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के थ्रू एक स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि स्टेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम है तो हम उसके लिए सिर्फ दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव क्वांटिटी चाहिए और हम उसकी एक स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज के बावजूद हम सिर्फ दो प्रॉपर्टीज मान लो टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में उस स्टेट को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं यूनिकली। अब बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी उन दोनों टर्म्स में हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें स्टेट पता है। इससे ये चीज है कि जो बाकी सिस्टम्स होंगे जो कि सिंपल कंप्रेसिबल कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए हमें हर एक्सटर्नल इफेक्ट के करस्पॉन्डिंग एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती है। कहने मतलब अगर उसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट लग रहे होंगे तो हमें एक अलग अलग से प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी। ग्रेविटेशनल इफेक्ट लग रहा होगा तो हमें एक एलिवेशन का टर्म उसके संग ऐड करना पड़ेगा यूनिकली डिफाइन करने के लिए स्टेट को। सो सिंस हमारे पास सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम्स काफी कॉमनली यूज होते हैं और हमारे जैसे एयर और वाटर जैसे कॉमन मटेरियल भी हमारे जो सिस्टम्स फॉर्म करते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, तो हमारा काम काफी ईजी हो जाएगा बाय यूजिंग दीज सॉर्ट ऑफ सिस्टम्स। अब हाँ, हमारे गैसेस के केस में क्या होता है, हम टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम या प्रेशर में से किसी एक को, मतलब टेम्परेचर हमने ले लिया, साथ साथ इन दोनों में से किसी एक को चूज करके हम इसको प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। हमने गैसेस का पहले ही डिस्कस करा है कि ये भी सिंपल कंप्रेसिबल केस में आते हैं। सो स्टेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो भी हमारे दो प्रॉपर्टी से डिफाइन हो जाएंगे। सो इसके संग मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। हमने इस पूरी वीडियो में डिस्कस किया कि तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि फेज, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन और फाइनली हमने की स्टेट डिफाइन कैसे होते हैं। इस वीडियो का इम्प्लीकेशन काफी आगे काफी ज्यादा होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए फॉर द फर्दर एनालिसिस। साथ ही साथ स्टेट प्रिंसिपल का ये जो आखिरी रिजल्ट है कि दो स्टेट से हम किसी भी सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, इट्स मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग सम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक्स। सो इस वीडियो को एंड करने के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, थैंक यू।